जब भी किसी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आता है, सबसे पहले एक सवाल उठता है, क्या कंपनी सच में स्ट्रांग है या बस आईपीओ के लिए एक अच्छी स्टोरी बनाई जा रही है? आज बात करेंगे आई फाइनेंस आईपीओ की, एक ऐसी एनबीएफसी जिसे गूगल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है, लेकिन इसके नंबर्स आईपीओ से जस्ट पहले कुछ अनकंफर्टेबल सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं आई फाइनेंस का एक्चुअल बिजनेस है क्या। ये एक गुरुग्राम बेस्ड एनबीएफसी कंपनी है जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट से आता है। आज कंपनी 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में ऑलमोस्ट 500 प्लस ब्रांचेस के साथ काम कर रही है और 5.8 लाख प्लस कस्टमर्स को सर्व कर रही है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है, आई फाइनेंस सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर बोरोवर लोन रिपे नहीं कर पाए तो हर केस में कंपनी के पास कोलेट्रल का स्ट्रॉन्ग बैकअप हो ये जरूरी नहीं है। इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी डिजिटल मॉडल फॉलो करती है, फिजिकल ब्रांचेस के थ्रू कस्टमर कनेक्ट और टेक्नोलॉजी के थ्रू रिस्क असेसमेंट। अब बात करते हैं कंपनी जो फंड रेज कर रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी के रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक आईपीओ से जो फ्रेश फंड रेज किया जा रहा है उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी के कैपिटल बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना। ये पैसे कंपनी को हेल्प करेंगे फ्यूचर में बिजनेस और एसेट्स की ग्रोथ के साथ जो एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसे एफिशिएंटली मैनेज करने में। इसके अलावा कंपनी ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद उसकी ब्रांड विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों इंप्रूव होंगी। पब्लिक लिस्टिंग से कंपनी के शेयर्स के लिए इंडिया में एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक मार्केट क्रिएट होगा, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एग्जिट और एंट्री का क्लियर प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। चलिए एक बार बात करते हैं कंपनी की रीसेंट परफॉर्मेंस की, बिकॉज उसकी वजह से आई फाइनेंस का सबसे बड़ा रेड फ्लैग सामने आया है। FY26 की फर्स्ट हाफ में कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 64 करोड़ रह गया है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में ये प्रॉफिट 107 करोड़ था। मतलब 40% से ज्यादा की सीधी गिरावट, वो भी आईपीओ से जस्ट पहले। मार्केट आमतौर पर इस तरह के ट्रेंड एक क्लियर सिग्नल की तरह लेता है कि बिजनेस प्रेशर में है। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट गिरा क्यों। इसका मेन रीजन रिवेन्यू नहीं है बल्कि बढ़ता हुआ खर्चा और लोन लॉसेज है। कंपनी का टोटल एक्सपेंस लगभग 36% बढ़ चुका है और सबसे कंसर्निंग बात, लोन लॉस प्रोविजनिंग 70% से ज्यादा जंप कर चुका है। मतलब कंपनी खुद मान रही है कि कुछ लोन्स वापस आने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहीं से आईपीओ एनालिसिस थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब हम सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि रिस्क लेंस से भी कंपनी को देखते हैं। तो चलो आते हैं आईपीओ के सबसे क्रिटिकल रिस्क पर, जो है एसेट्स क्वालिटी। कंपनी का ग्रोस एनपीए मार्च 23 में 2.49% था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.21% हो चुका है और सितंबर 25 तक 4.85 पहुंच चुका है। ये स्टेडी इंक्रीज लोन बुक में स्ट्रेस का क्लियर सिग्नल देता है। इसके साथ ही कंपनी का लगभग 38% एयूएम अनसिक्योर्ड लोन से है, जो रिकवरी रिस्क को सिग्निफिकेंटली बढ़ावा देता है। देखिए, जब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो की, तो उसमें जो डिफॉल्ट होने पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो लिमिटेड हो जाता है। और अगर कैश फ्लो प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव आ रहा है। FY25 में लगभग 800 करोड़ से ज्यादा नेगेटिव था, जो इंडिकेट करता है कि ऑपरेशन हेविली एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच भी एग्जिस्ट करता है, जहां एसेट्स का एवरेज टेन्योर बोरोइंग से ज्यादा है। इसके साथ ही एक और अंडर डिस्कस्ड रिस्क है एम्प्लॉय एट्रिशन। FY25 में एट्रिशन 65% के आसपास रही है, जो फील्ड हैवी एनबीएफसी के लिए कंसर्निंग है। इसके अलावा आरबीआई इंस्पेक्शन और ऑडिटर रिमार्क भी रिकॉर्ड पर हैं, जो गवर्नेंस रिस्क को हाईलाइट करते हैं। अगर हम अब बात करें कंपनी की क्रेडिबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग की, तो आई फाइनेंस का प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। कंपनी को कैपिटल जी यानी अल्फाबेट, इवैल्यूएशन कैपिटल और एलजीटी कैपिटल जैसे रेप्यूटेड ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला है, जो बिजनेस मॉडल की स्केलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रेलिवेंस पर कॉन्फिडेंस दिखाता है। आई फाइनेंस एक माइक्रो स्केल एमएसएमई फोकस्ड एनबीएफसी है, जहां कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अग्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। FY23 से FY25 के बीच कंपनी का AUM 42.6% CAGR से ग्रो हुआ है। अगर नंबर्स में बात करें तो 2,700 करोड़ से 5,500 करोड़ के ऊपर पहुंच गया और सितंबर 25 तक ये 6,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है।
ज्योग्राफिक एक्सपोजर भी काफी डाइवर्सिफाइड है। टॉप 5 स्टेट्स मिलकर सिर्फ 57% AUM कंट्रीब्यूट करते हैं और कोई भी एक स्टेट 16% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखती। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी की, तो कंपनी का एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रेंथ इसका क्लस्टर बेस्ड अंडरराइटिंग मॉडल है। आई फाइनेंस 70 प्लस बिजनेस क्लस्टर्स में ऑपरेट करती है, जहां लोन डिसीजन, डाटा साइंस और लोकल बिजनेसेस बिहेवियर के बेस पे होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स FY23 में 1.47% से बढ़कर FY25 में 3.13% हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 5.46% से 12.12% तक इम्प्रूव हुआ है। कस्टमर रिपीट बिहेवियर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। FY25 में ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा डिसबर्समेंट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को गया और साथ ही में ऑपरेशनली डिजिटल एडॉप्टेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 98% लोन डिजिटली साइंड है और 93% एक्टिव लोन ऑटोमेटेड क्लियरिंग मैंडेट के थ्रू सर्विस्ड होते हैं। बाकी कंपनी के इम्पोर्टेंट नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख ही सकते हैं। चलिए अब IPO की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। आई फाइनेंस का IPO 9 फरवरी से 11 फरवरी तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 122 से 129 के बीच। मिनिमम एक लॉट में 116 शेयर आते हैं, मतलब लगभग 15,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट। टोटल इशू साइज है 1010 करोड़, जिसमें से एक हिस्सा कंपनी के पास जाएगा यानी कि फ्रेश इशू है, और एक हिस्सा पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट कराने के लिए यूज होगा यानी कि ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 16 फरवरी को। अगर बात करें GMP की, तो ग्रे मार्केट भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा है। तो वर्डिक्ट क्या बनता है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, लेकिन एसेट्स क्वालिटी और प्रॉफिट प्रेशर को स्टेबलाइज करना अभी बाकी है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो रिवार्ड लिमिटेड है और रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस IPO में डिसीजन लेने से पहले सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, लोन रिकवरी की रियलिटी भी समझना जरूरी है। आपका क्या व्यू है? अप्लाई करोगे या वेट करोगे? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखिए। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें और ऐसे ही ऑनेस्ट IPO एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।